Hello everyone and welcome back to Mind Review, and we are in this Sisraeli series where we are covering chapter 1 to chapter 15 of our Sisraeli book. चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीटली हम लोग बहुत डिटेल में और अच्छे से कवर कर चुके हैं. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ बाय चांस यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द वीडियोस रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स, सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. उसमें आपको इस सिसरेली सीरीज की नाम की एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी. आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यू विल रीच टू ऑल द वीडियोस दैट हैव बीन अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉर यू. ठीक है. सो टुडे इज पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 दैट इज कॉन्शियसनेस. सो आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है आपके चैप्टर 4 का, एंड टुडे hopefully we will be completing your chapter 4. so congratulations to all of those जो मन लगा के जम के अपने गोल की तरफ पढ़ रहे हैं. ठीक है. All right. So अभी तक consciousness में we talked about a lot of things. We talked about what is consciousness, the types. We talked about dreams. We talked about sleep, उनकी biology, उनकी theories, the sleep stages. We talked about why do we actually dream, है ना. तो आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे? हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज. वो टॉपिक क्या है? हिप्नोसिस. ठीक है. व्हाट एग्जैक्टली आर हिप्नोसिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे. ठीक है. सो हिप्नोसिस क्या होता है? ये भी एक स्टेट होता है कॉन्शियसनेस का ही. इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली इन विच व्हाट हैपेंस इज दैट द पीपल they are susceptible to suggestions. Okay, people are susceptible to suggestions का क्या मतलब हुआ? susceptible to suggestions का मतलब ये होता है कि अगर कोई अपने हिप्नोटिक स्टेट में है तो उस वक्त अगर आप उस इंसान को कुछ भी करने को बोलोगे या कोई एक पर्टिकुलर वे में सोचने को बोलोगे तो वो ज़्यादा लाइकली होंगे, वो ज़्यादा इजीली अफेक्टेड होंगे इमोशनली टू दोज सजेशंस, टू फॉलोइंग दोज सजेशंस. सो हिप्नोसिस एक ऐसा स्टेट है कॉन्शियसनेस का इन विच the people are very susceptible to suggestions. Okay, I messed up the spelling of consciousness a bit, but I hope by now you guys know the spelling and आपने अपने नोट्स में सही लिखा होगा. ठीक है. चलिए, तो ये हमारी बात रही कि हिप्नोसिस क्या होता है. अब इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये 4 स्टेप्स इन हिप्नोसिस. कि हमारी जो हिप्नोसिस है उसके 4 स्टेप्स कौन से हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं आपके हिप्नोसिस में. ओके. सो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है कि जो हिप्नोटिस्ट होता है ना, हु डू यू थिंक इज द हिप्नोटिस्ट? हिप्नोटिस्ट इज द पर्सन जो हिप्नोटाइज कर रहा है. ठीक है. सो हिप्नोटिस्ट दे टेल द पर्सन, विच पर्सन? जो आया है हिप्नोटाइज होने के लिए. ठीक है. तो हिप्नोटिस्ट इज द पर्सन हु इज हिप्नोटाइजिंग एंड दिस पर्सन इज द वन हु इज गेटिंग इनटू द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस. सो हिप्नोटिस्ट क्या करता है? वो एक इंडिविजुअल जो भी उसके पास आया है, this person tells that person to actually focus on what is being said. ठीक है. focus on what's being said. तो वो उस पे बोलते हैं कि देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ आप उस पे ध्यान से फोकस करो एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ. ओके. सो यू हैव टू बी इन कॉन्शियसनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट लीस्ट. नेक्स्ट, what is the person told? The person is told to relax. ठीक है. that you need to relax and you need to feel a little tired. जैसे होता है ना, कई बार आप घर पे आते हो वापस बहुत सारा काम करके and you just lie down after changing your clothes and everything, you just lie down on the bed and you feel very relaxed, and automatically जैसे ही आप रिलैक्स्ड फील करना शुरू करते हो तभी आपको बड़ी थकान महसूस होती है कि ओहो पैर में दर्द हो रहा है बिकॉज आई वॉक सो मच टुडे एंड माई शोल्डर्स आर ऑल्सो पेनिंग. सो सडनली यू बिगिन टू फील ऑल दैट मसल पेन. सो हिप्नोटिस्ट पहले पर्सन को बोलता है दैट आप उस चीज पे फोकस करो ऑन व्हाट आई एम सेइंग. नेक्स्ट द पर्सन टेल्स कि यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू फील लिटिल टायर्ड. उसके बाद पर्सन को बोला जाता है let go and accept the suggestions easily. ठीक है. सो फिर पर्सन को क्या बोला जाता है कि आप अपने अभी जो भी मैं सजेशंस देने वाला हूं आप उन सजेशंस को इजीली एक्सेप्ट करो, और आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसी बात आ रही है दैट नो व्हाई शुड आई बिलीव इन या ये सब, तो उस चीज को लेट गो करो.
सो सी आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज स्टेप्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, है ना. तो ये मत सोचना कि आज ही जाके घर वालों पे इस प्रोसीजर से शुरू करके हिप्नोटाइज करना शुरू करते हैं उन्हें. नो, दिस इज द वर्क ऑफ समबडी हु हैज एक्चुअली गेन्ड अ डिग्री इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन दिस प्रोसीजर, एंड समबडी हु हैज प्रैक्टिस्ड हाउ टू डू दिस. ओनली दैट पर्सन कैन डू इट. ऐसे ही कोई भी आके, ठीक है, आपको जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि ये पेंडुलम घूम रहा है एंड यू जस्ट स्टार्ट सीइंग दैट एंड सडनली यू आर इन दैट स्टेट, that is very superficial. So these are the actual steps that are going behind it, ठीक है. So they tell the person to focus on what is being said, then they say कि आप relax करो, आप tired सा feel करो, then they say कि आप जो भी मैं suggestions देने वाला हूँ, you try to accept them easily and try to let go of any barriers that are coming in your mind. And then the person is told to use vivid imagination, ठीक है. vivid imagination का मतलब क्या हुआ कि आपके मन में जो भी imaginations आ सकती हैं, जैसे भी चीजें आप इमेजिन कर रहे हो, आप उन इमेजिनेशंस को यूज करो. सो द पर्सन इज टोल्ड टू हैव दीज एंड यूज दीज इमेजिनेशंस बेसिकली. ओके, सो दीज आर योर 4 स्टेप्स इन हिप्नोसिस. एंड नॉट मतलब ऐसा एज इट इज एग्जाम में आना जरूरी नहीं है. मे बी दे आस्क दैट व्हाट आर द स्टेप्स, मे बी दे गिव यू ऑप्शंस दैट इनमें से कौन सा वो स्टेप नहीं है. सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट दीज स्टेप्स आर. सो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज वेरी इजी पार्ट ऑफ द चैप्टर कि हिप्नोसिस में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं. अब जो एक टॉपिक होता है, नॉट टॉपिक एक्चुअली, अ स्मॉल थिंग, कि कुछ लोग हाईली हिप्नोटाइजेबल होते हैं और कुछ लोग हाईली हिप्नोटाइजेबल नहीं होते. दैट मीन्स समटाइम्स फॉर सम पीपल इट इज इजी टू हिप्नोटाइज देम एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है. कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करना ज्यादा आसान होता है. हु आर दीज पीपल हु आर हाईली हिप्नोटाइजेबल? ये वो लोग होते हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज, ठीक है, नंबर 1 डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज, एंड नंबर 2 द अटेंशन एरियाज इन द ब्रेन, ठीक है. हमारे ब्रेन में भी अटेंशन एरियाज होते हैं. सो द अटेंशन एरियाज इन ब्रेन एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर एक्टिव in those people who are highly hypnotizable. क्योंकि वो highly hypnotizable या easily hypnotize तभी हो पाएंगे जब वो quickly decision make कर पाए कि हाँ, सामने वाले इंसान ने मुझे बोला है that I need to follow their suggestion, so okay I'll do this, ठीक है. और attention areas उनके brain में अगर active रहेंगे then only they will be able to focus on what the person is trying to say. So these people are highly hypnotizable in that sense, ठीक है. और एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिक सजेशन इफेक्ट. अब बेसिक सजेशन इफेक्ट थोड़ा थोड़ा प्लेसिबो की तरह हो सकता है. इफ यू गाइज रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट प्लेसिबो इन चैप्टर 1 ऑल्सो. प्लेसिबो बेसिकली क्या होता है, दिस प्लेसिबो इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से खुद ही इन्फ्लुएंस होने लगता है. जैसे बच्चे को चोट लग गई और वो बच्चा बहुत रो रहा है, मैंने बोला अरे ये लो दवाई, इस दवाई को खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. And the child eats that medicine and suddenly feels that yes I am actually all right. जबकि वो मेडिसिन नहीं थी, वो सिर्फ एक टॉफी थी. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि चाइल्ड का जो एक्सपेक्टेशन था that I will get all right, उस एक्सपेक्टेशन ने क्या किया, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया. So that is what happens in placebo effect also, that your expectation influences your behavior. And something similar happens in basic suggestion effect. Basic suggestion effect में क्या होता है कि जो इंसान hypnotize हो रहा है ना, जिस इंसान को hypnotize किया जा रहा है, that person also begins to behave in a manner as if उनका जो behavior है वो उनका खुद का नहीं है. बिहेवियर क्या है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, या उनका जो बिहेवियर है वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है. ओके, सो एक्चुअली में वो अभी तक हिप्नोटाइज नहीं हुए हैं, and maybe their behavior is also in their control and very very not automatic, ठीक है. but still the person, because of this basic suggestion effect, because they have this expectation कि hypnotize होने के बाद तो जो हम करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता, so my behavior is also out of control and automatic, and what it actually does is it gives an excuse to people to behave in any manner and put the burden on hypnotist. ठीक है कि ये तो हिप्नोटिस्ट मुझसे करवा रहे हैं, ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा जो बिहेवियर है ये मेरा खुद का नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ हिप्नोसिस दैट दिस इज हैपनिंग. सो दिस इज योर बेसिक सजेशन इफेक्ट. सो दिस वाज इट.
ठीक है, हिप्नोसिस टॉपिक के लिए इतना ही था कि हिप्नोसिस क्या होता है, इसके 4 स्टेप्स क्या होते हैं, और ये 2 चीजें अगर आप याद रख सको तो इट विल बी अ चेरी ऑन टॉप, दैट इज योर हाईली हिप्नोटाइजेबल पीपल एंड द बेसिक सजेशन इफेक्ट, व्हाट आर दे. ओके, now I will tell you about 2 theories also, yeah, 2 views. Okay, 2 views about why hypnosis works. दो लोगों ने अपने अपने व्यू दिए हैं, व्यू अबाउट why does it work. ठीक है, does it work, क्यों ये काम करता है. ओके, why does hypnosis work. So one view or one theory about it is hypnosis as dissociation. तो एक थ्योरी तो आपकी ये हो गई कि हिप्नोसिस एज डिसोसिएशन, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हिप्नोसिस क्यों काम करता है या कैसे काम करता है. हु गेव दिस थ्योरी, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हिलगार्ड. ओके, सो अर्नेस्ट हिलगार्ड ने ये थ्योरी दी थी हिप्नोसिस एज डिसोसिएशन, और इसमें इन्होंने क्या बोला कि हिप्नोसिस जो है इट वर्कड ओनली ऑन द इमीडिएट कॉन्शियस माइंड. तो हमारा जो इमीडिएट कॉन्शियस माइंड होता है या एक इंडिविजुअल का जो इमीडिएट कॉन्शियस माइंड होता है, हिप्नोसिस सिर्फ उस पे काम करती है. एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ आवर माइंड दैट रिमेन्स हिडन. ठीक है, हमारा एक पार्ट होता है माइंड का जिस पे हिप्नोसिस काम नहीं करता, एंड इट रिमेन्स लाइक अ हिडन ऑब्जर्वर. ओके, विच रिमेन्स अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन. सो फर्स्ट व्यू कहता है कि हिप्नोसिस सिर्फ एक डिसोसिएशन की तरह है. ओके, तो हमारे माइंड के जो इमीडिएट कॉन्शियस माइंड होता है, जो एट द प्रेजेंट अवेयर है चीजों के बारे में, हिप्नोसिस सिर्फ उस पे काम करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है. बट देयर इज सम पार्ट ऑफ आवर माइंड जो कि एक्टिव रहता है, जो कि जिसके ऊपर हिप्नोसिस काम नहीं करता है, और वो हर चीज के बारे में अवेयर रहता है अबाउट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ हिडन ऑब्जर्वर. So that is why hypnosis works. It does not shut off our mind completely. Rather, it is only attacking or only working on our immediate conscious mind. ये एक व्यू है. ठीक है, this slide per se is not very important from exam point of view, if I'll tell you very clearly. ठीक है, यहाँ पे आप बस इतना याद रख सकते हो कि कौन सा व्यू पॉइंट किसने दिया है. At max they can ask about this. ठीक है, कि hypnosis as a dissociation है, so Ernest Hilgard is the name associated with it. ठीक है, but I'm still telling you because it's always good to have the knowledge whether or not it comes in exam. Okay, another theory is or another viewpoint that tries to explain hypnosis is hypnosis as social role playing. ठीक है, थोड़ा थोड़ा नाम से समझ आ रहा होगा इसका मतलब क्या है. सो हिप्नोसिस एज सोशल रोल प्लेइंग को आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी कई बारी रेफर कर दिया जाता है. ओके, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस और हिप्नोसिस एज सोशल रोल प्लेइंग. सो यहाँ पे क्या होता है कि इस थ्योरी के अंदर ये बोला है, दिस वाज गिवन बाय मल्टीपल पीपल, सो नो वन नेम कैन बी अटैच्ड ओवर हियर. सो इसके अंदर लोगों ने ये बोला है दैट पीपल हु आर हिप्नोटाइज्ड, ठीक है, जिन लोगों को हम हिप्नोटाइज करते हैं, वो एक्चुअली क्या है, altered state में नहीं होते. Okay, this is a surprise. Okay, they are not actually in this altered state. What is happening? They are just playing the role that is expected of them. Okay, they are just playing a role that is expected of them to be in the hypnosis situation. So जब भी अगर आप किसी hypnotist के पास जाते हो, तो maybe the person is, this theory tries to explain कि hypnosis क्यों काम कर रहा है, because जो इंसान hypnotize होने के लिए आ रहा है, वो सिर्फ एक role play कर रहा है. किस चीज का role? The role of being hypnotized. Okay, the role of being in that altered state. ठीक है, but actually the person is not in the altered state. और ये सब किस level पे हो रहा है? अगेन ये सब एक अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, बिकॉज द पार्टिसिपेंट देमसेल्व्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि वो रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के पास भी अवेयरनेस नहीं है दैट दे आर एक्चुअली डूइंग अ रोल प्ले. दे ऑल्सो फील दैट एवरीथिंग इज रियल एट द मोमेंट. Okay, so this is another theory that you can keep in mind, hypnosis as your social role playing और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस. तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो हिप्नोसिस के बारे में आप समझ लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर स्मॉल टॉपिक. वो टॉपिक है आपके साइको एक्टिव ड्रग्स के बारे में.
ओके, जो आपके साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, ठीक है, और हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस पे. सो व्हाट एग्जैक्टली आर दी साइको एक्टिव ड्रग्स? नंबर वन, दे आर अ केमिकल सब्सटेंस, है ना, केमिकल सब्सटेंस होते हैं ड्रग्स है तो. सो दे आर अ केमिकल सब्सटेंस, और ये क्या करते हैं? दे ऑल्टर व्हाट? दे ऑल्टर आर थिंकिंग प्रोसेसेस, दे ऑल्टर आर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, दे ऑल्टर आर मेमोरी, दे ऑल्टर आर परसेप्शन. तो ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, इन सारे प्रोसेसेस को ऑल्टर कर देते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स. हम प्रॉपरली सोच नहीं पाते, डिसीजंस ढंग से नहीं मेक कर पाते, चीजें याद नहीं रह पाती, और जो परसेप्शन है वो भी फॉल्सिफाइड आता है, ठीक है, ऑल्टर्ड हो जाता है. सो साइको एक्टिव ड्रग्स आर अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर ऑल्टरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है? What is the impact of these psychoactive drugs on us? So the impact is such that they create a physical dependence. हो क्या जाता है कि जिन लोगों को, you know, we say that there is a kind of addiction. Once you take the drugs, you always feel like having it. It is very difficult to get over it. A lot of people say these things. Why? Because psychoactive drugs एक तरीके का physical dependence create करवा देते हैं अपने ऊपर. फिजिकल डिपेंडेंस क्या कंडीशन होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो इंडिविजुअल उन ड्रग्स को ले रहा है, दैट पर्सन्स बॉडी बिकम्स अनएबल टू फंक्शन विदाउट टेकिंग द ड्रग. ठीक है, वो इंसान जो है वो फंक्शन ही नहीं कर पाता. ओके, अनएबल टू फंक्शन इफ द ड्रग डजंट गेट इन. Okay, whichever drug it is now, okay, without a particular drug. So whichever drug they are addicted to, उनकी बॉडी उस ड्रग के बगैर फंक्शन ही नहीं कर पाती. दे फील अ लॉट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स. विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ड्रग, लाइक मे बी उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, मे बी हैंड्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, ओके, मे बी दे फील अ वेरी लॉट ऑफ इरिटेशन, लॉट ऑफ अग्रेशन. सो फिजिकल डिपेंडेंस एक इम्पैक्ट होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है साइको एक्टिव ड्रग्स का. what happens is this becomes a condition जहां पे जिस भी drug से the person is physically dependent upon, their body is unable to function without that drug. So therefore it is known as physical dependence, कि body ही depend हो गई है, body की functioning ही depend हो गई है उस drug के ऊपर. And one of the signs of physical dependence, वन ऑफ द साइंस इज विड्रॉल सिम्टम्स, कि भाई अगर एक दिन उस इंसान ने ड्रग नहीं लिया तो उसको ये विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे कि दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ पैनिक, लॉट ऑफ एंशियसनेस, बिकॉज दे हैव नॉट टेकन द ड्रग, दे आर फीलिंग इरिटेबल एंड अग्रेसिव, हैंड्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है. सो दिस इज विड्रॉल सिम्टम इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग. Another sign of being physically dependent on a drug is known as tolerance, या फिर ज्यादा स्पेसिफिक शब्दों में बोला जाए तो ड्रग टॉलरेंस. सो ड्रग टॉलरेंस भी एक साइन होता है फिजिकल डिपेंडेंसी का. ड्रग टॉलरेंस में क्या होता है? दैट द पर्सन इज टेकिंग द ड्रग. उसने जब फर्स्ट टाइम ड्रग लिया था तो मे बी उसने, अभी मैं हाइपोथेटिकल टर्म्स में बात करूंगी, दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ इट हैपेंस, बट आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है, सो ड्रग टॉलरेंस व्हाट इज इट? सपोज जब फर्स्ट टाइम दैट द पर्सन टुक ड्रग, उसने एक बॉटल लिया था, ठीक है, वॉट एवर ड्रग इट इज, वन बॉटल दैट पर्सन टुक अ ड्रग. अगेन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, प्लीज इसे रियल नहीं मानना है. कभी कोई कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाए कि मैम वन बॉटल ड्रग कैसे ले सकता है कोई, ओके. चलो, सो फर्स्ट टाइम अगर पर्सन ने वन बॉटल ड्रग लिया था और वन बॉटल ड्रग लेने से उसको एक हाई फीलिंग आई, बोलते हैं ना कि ड्रग लेके हाई हो जाता है इंसान, उसको बड़ी प्लेजरेबल फीलिंग आती है, दैट इज व्हाई दे गेट एडिक्टेड टू इट अगेन एंड अगेन. सो एक बॉटल में उसको वो हाई फीलिंग आ गई, बट नाउ द पर्सन इज अगेन एंड अगेन कंज्यूमिंग दैट ड्रग, और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ वो एक बॉटल लेने से उसको वो सेम हाई फीलिंग नहीं आ पा रही जो पहले आ रही थी. नाउ द पर्सन रिक्वायर्स 2 bottles ऑफ ड्रग to get this same feeling, this same high feeling that earlier the person could get from just 1 bottle of drug. So what is this? That as the person, as the person is continuing to use the drug again and again, they require larger and larger doses of the same drug to require the same, to basically achieve or acquire the initial effect that they got.
तो पहले जो हाई उनको एक बॉटल ड्रग पी के आ रहा था, अब वो हाई, सेम हाई लेने के लिए उनको 2 बॉटल्स लेना पड़ रहा है. सो दैट इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस, कि उनकी बॉडी भी यूज टू हो गई है. सो बॉडी यूज टू हो गई है, सो नाउ यू हैव टू गिव more amount or larger dosage of that same substance to the body so that it can make you feel the initial effects that you felt. That is known as drug tolerance, and this drug tolerance is another kind of sign of your physical dependence. ये आपके physical dependence का एक दूसरा sign होता है. अब फिजिकल डिपेंडेंस के साथ साथ एक और टाइप का इम्पैक्ट होता है हमारे ड्रग्स का. वो इम्पैक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भाई, है ना. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी तो हो जाती है. So there was one physical dependence that was an impact of psychoactive drugs. Another impact is of psychological dependence. Psychological dependence में एक feeling है, मन में एक thought है that you need to continue to have that drug. A feeling that the drug is actually needed, ताकि आप जो एक पर्टिकुलर इमोशन फील करते हो उस ड्रग को लेने के बाद, या फिर कई लोग बोलते हैं कि आई एक्चुअली फील अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, अ पीस ऑफ माइंड आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग. सो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तब होती है जब आपको ये लगने लग जाता है दैट इफ आई डू नॉट टेक दैट पर्टिकुलर ड्रग, I will not be able to feel that good emotion or that psychological well-being. So I need to continue to take that drug so that I continue to feel a sense of emotional well-being and psychological well-being. At that point we say that now you are साइकोलॉजिकली ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग. अभी फिजिकल डिपेंडेंस तो इतना ही था कि आपकी बॉडी रिक्वायर करती है उस चीज को, आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही, बट अब क्या हो गया है, आपका माइंड भी फंक्शन नहीं कर पा रहा है. इवन इफ योर बॉडी इज फंक्शनिंग, योर माइंड इज सेइंग दैट नहीं नहीं नहीं, खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपको तो वो ड्रग लेना ही पड़ेगा. सो दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. दैट ऑल्सो समटाइम्स हैपेंस. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है कि ब्रेन का क्या रोल होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन डेवलपिंग दिस डिपेंडेंसी ऑफ ड्रग, या जो ड्रग डिपेंडेंसी होती है उसको डेवलप करने में हमारे ब्रेन भैया क्या रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जो ड्रग है वो बॉडी में एंटर करता है. ठीक है, इट एंटर्स द बॉडी एज सून एज यू कंज्यूम इट थ्रू एनी ऑफ योर सेंसेस. आप कैसे भी कंज्यूम करे हो ड्रग को, वो बॉडी में तो एंटर करेगा ही. ठीक है, एज सून the drug enters in the body, it quickly goes to one place. That place is known as brain's reward pathway. तो हमारे ब्रेन का ना रिवॉर्ड पाथवे होता है. रिवॉर्ड पाथवे मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी अच्छा काम किया तो आपके पेरेंट्स ने आपको कोई रिवॉर्ड ला के दिया, अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को एक प्लेजरेबल फीलिंग मिलती है. तो आप उस काम को बार बार करना चाहोगे ताकि वो प्लेजरेबल फीलिंग आपको बार बार फील हो, है ना. सो दैट थिंग एक्चुअली गेट्स रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन्स रिवॉर्ड पाथवे एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट थिंग, और वो ग्रेजुअली क्या होता है, एक एडिक्शन में बदल जाता है. ठीक है, सपोज यू ईट योर फेवरेट पेस्ट्री और योर फेवरेट केक, so that is giving you a very pleasurable feeling. So what will happen, that pleasurable feeling, it will get registered in your brain's reward pathway and gradually you will get addicted to that pastry also. So brain का reward pathway का नाम क्या है? It is known as mesolimbic dopamine pathway. तो अब ये डोपामीन जहां नाम आ गया वहां से समझ आ ही गया होगा एडिक्शन कैसे आ रहा है. इफ यू रिकॉल इन चैप्टर नंबर 2, है ना, चैप्टर 2 जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, माय प्रीवियस लर्नर्स हु हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज डिलिजेंटली, उनको पता होगा हमने एक न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस किया था डोपामीन नाम का, जो कि रिलेटेड है प्लेजर सेंसेशन से, है ना, प्लेजर फील करने से. सो हमारे ये डोपामीन के बहुत सारे पाथवेज होते हैं. देयर आर 4 पाथवेज ऑफ डोपामीन नोन एज डोपामिनर्जिक पाथवेज. दिस इज नॉट एट द लेवल ऑफ सिसरेली, वो फिर कभी पढ़ेंगे हम किसी और सेपरेट वीडियो में मे बी. ओके, बट ब्रेन का रिवॉर्ड पाथवे क्या होता है? मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे. सो ड्रग आया, वो बॉडी के अंदर एंटर किया, वो क्विकली क्या करता है, वो ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवे में चला जाता है. और रिवॉर्ड पाथवे में होता क्या है, देन दिस ड्रग कॉजेज द रिलीज ऑफ डोपामीन. ओके, सो डोपामिनर्जिक ही पाथवे है, तो डोपामीन का रिलीज होता है. जैसे ही डोपामीन का रिलीज हुआ तो प्लेजर सेंसेशन तो फील होनी बनती है ना. बिकॉज ऑफ दिस प्लेजर नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अब डोपामीन तो रिलीज हो गया डोपामिनर्जिक पाथवे से या फिर इस
रिवॉर्ड पाथवे से. सो नाउ इन ऑर्डर टू अडेप्ट, इन ऑर्डर टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, हमारा ब्रेन क्या करता है? टू अडेप्ट आवर ब्रेन एक्चुअली decreases the number of synaptic receptors. ओके, जो हमारे साइनाप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके नंबर को डिक्रीज कर देता है. साइनाप्टिक रिसेप्टर्स फॉर व्हाट? साइनाप्टिक रिसेप्टर्स फॉर डोपामिन. सो हमारा ब्रेन नेचुरली भी साइनाप्टिक रिसेप्टर्स फॉर्म करता है. साइनाप्टिक रिसेप्टर्स अगेन गो बैक टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन साइनाप्स बना रहे हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा है. सो ये जो साइनाप्टिक रिसेप्टर्स डोपामिन के लिए होते हैं उनके नंबर को हमारा ब्रेन रेड्यूस कर देता है. क्यों रेड्यूस करे? क्योंकि ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवे ने तो ऑलरेडी डोपामिन रिलीज कर दिया ना. तो अब साइनाप्टिक रिसेप्टर्स और जो ऑलरेडी डोपामिन रिलीज करने वाले थे, अब हमें इतने डोपामिन की जरूरत नहीं है. सो हमारे ब्रेन को इस नए कैटेगरी से अडेप्ट होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा ताकि बॉडी में कुछ ज्यादा ही डोपामिन भी ना आ जाए. सो इट रेड्यूसेस द साइनाप्टिक रिसेप्टर्स. इस तरीके से क्या होता है, ड्रग टॉलरेंस जो है वो डेवलप होती है. ड्रग टॉलरेंस कैसे डेवलप हुई यहाँ पे? बिकॉज नाउ द बॉडी हैज एक्चुअली बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग. ब्रेन ने तो बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, बाहर से कहीं से डोपामिन आ रहा है, तो अपना खुद का जो साइनाप्टिक रिसेप्टर था उसके डोपामिन के जो साइनाप्टिक रिसेप्टर्स थे उसको हम रेड्यूस कर देते हैं. अब नेक्स्ट टाइम अगर द इंडिविजुअल डज नॉट टेक द ड्रग and this brain's reward pathway therefore will not be activated, then the dopamine will not be released. but brain ने तो already synaptic receptors कम कर दिए थे dopamine के release के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बॉडी को, है ना. withdrawal symptoms आने लगेंगे कि अरे dopamine तो कम हो गया बॉडी में, now what should I do? so then the person again takes the drug, this cycle then continues. so this is how the brain is actually playing a role in developing this drug dependency. ठीक है, तो ऐसे करके आपका ब्रेन रोल प्ले करता है. अब कुछ और पार्ट्स भी होते हैं. कई बारी दीज क्वेश्चंस माइट कम दैट व्हाट अदर पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग डिपेंडेंसी, या आपके ब्रेन के और कौन से पार्ट होते हैं जो ड्रग डिपेंडेंट करने में इन्वॉल्व होते हैं. सो वन पार्ट इज VTA. VTA इज जस्ट अबव पॉन्स. रिमेंबर अगेन पॉन्स, गो बैक टू चैप्टर 2. ठीक है, VTA क्या होता है? वेंट्रल टेगमेंटल एरिया. दिस इज VTA. इसका फुल फॉर्म भी याद रखने का है हम सबको. ओके, VTA इज योर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया. इट इज जस्ट अबव द पॉन्स एंड VTA ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द ड्रग डिपेंडेंसी. ये जो आपका डोपामिन का पाथवे है उसी में कहीं ना कहीं VTA का भी रोल होता है. अदर स्ट्रक्चर्स दैट प्ले अ रोल, आपका एमिगडेला हो जाता है. ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव द हिपोकैम्पस. ओके, amygdala and hippocampus, if you recall, किसके पार्ट हैं ये? LS. what is the full form of this LS? you will tell me in the comments. let's see how many of you remember. okay, what amygdala, hippocampus किस सिस्टम के पार्ट होते हैं? ओके, फोर्थ चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ड्रग डिपेंडेंसी के सर्किट में इज नोन एज न्यूक्लियस एक्कम्बेंस. ओके, सो दीज आर फोर स्ट्रक्चर्स. इनका नाम अगर कहीं भी MCQ में आज सच आ जाता है कि कौन सा पार्ट या क्या चीज इन्वॉल्व है आपके ड्रग डिपेंडेंसी में, सो यू नीड टू नो व्हाट आर दीज पार्ट्स. दीज आर VTA, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, एमिगडेला हो जाता है, आपका हिपोकैम्पस हो जाता है और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस भी हो जाता है. ठीक है, डन. सो दिस वाज अबाउट हाउ ब्रेन इज प्लेइंग अ रोल. ठीक है, ब्रेन कैसे हमारा भाई रोल प्ले करता है. अब लास्ट चीज जो मुझे इस चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है ड्रग की कैटेगरीज. ओके, यू नीड टू नो दिस ऑल्सो. ये चीज बहुत कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती एंड यू नीड टू नो इट थोड़ा ऊपर ऊपर से. you don't need to go in very depth for it. okay, so there are 3 drug categories that we'll be talking about. एक तरीके के ड्रग होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिमुलेंट्स. Another type of drugs are there जिनको बोला जाता है depressants. And the third category is hallucinogens और hallucinogenics. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं हमारे ड्रग्स की. स्टिमुलेंट्स होते हैं, डिप्रेसेंट्स होते हैं एंड hallucinogens और hallucinogenics होते हैं. Now what do stimulants do? They speed up. किस चीज को स्पीड अप कर रहे हैं भाई? They speed up our nervous system. So nervous system में again going back to chapter 2, what was included? Central nervous system, peripheral nervous system. तो central nervous system या peripheral nervous system all in all आपका जो nervous system है
उसकी फंक्शनिंग को स्पीड अप करते हैं आपके स्टिमुलेंट्स, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स का यही रोल है कि आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को और इंक्रीज कर दिया जाए और स्पीड अप कर दिया जाए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट्स दैट वी हैव? एक होता है आपका एम्फेटामिन। तो इस स्लाइड पे मैं जो चीजें लिखने वाली हूँ ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर स्पीडिंग अप द नर्वस सिस्टम। और क्या क्या टाइप्स है हमारे स्टिमुलेंट्स के, तो एक आपका एम्फेटामिन होता है। एम्फेटामिन क्या है? ये एक मैन मेड स्टिमुलेंट या एक मैन मेड ड्रग है। ओके, अनदर टाइप ऑफ स्टिमुलेंट इज कोकेन। कोकेन का नाम तो सबने ही सुना होगा। कोकेन एक नेचुरल स्टिमुलेंट है जो कि आपके जो कोकोआ प्लांट्स की लीव्स होती है उनसे डिराइव किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रग। अगर उसे लिया जाता है सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टिमुलेंट, इट स्पीड्स अप योर नर्वस सिस्टम। अनदर कैटेगरी ऑफ स्टिमुलेंट इज नोन एज निकोटीन। सो निकोटीन आपके जो टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी एक इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। एंड अनदर पार्ट इज योर कैफीन। कैफीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रग ओनली है। जो कॉफी में कैफीन आता है, it is not a very high stimulant as cocaine or nicotine are or as amphetamine is. This caffeine is a mild one only, लेकिन it is also a stimulant। और इसीलिए रात को जगने के लिए कॉफी पे कॉफी पी जाती है ताकि आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाए। सो स्टिमुलेंट्स क्या है? नर्वस सिस्टम को स्पीड अप कर रहे हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट्स दैट वी कैन हैव। डिप्रेसेंट्स, व्हाट डू यू थिंक डिप्रेसेंट्स आर? ये डिप्रेस कर रहे हैं। सो दे आर, व्हाट आर दे डूइंग? they are reducing the functioning of your ns। ns क्या है? nervous system। आपके nervous system की जो speed है function करने की उसको reduce कर देते हैं और degrade कर देते हैं कि भाई slowly slowly चलेगा। तो जो आपकी decision making abilities हैं, जो भी abilities हैं वो और slow down हो जाती हैं। अब depressants के type क्या हो सकते हैं? one of the type is known as tranquilizers। okay, this is very common। I hope you guys have heard about it। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो कि डिप्रेसेंट की ही कैटेगरी होती है। अब देयर कैन बी मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स आल्सो एंड देयर कैन बी माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स आल्सो। सो मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स जो होंगे उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिप्रेसेंट इफेक्ट होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देंगे वो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को। एंड माइनर ट्रैंक्विलाइजर जो होंगे वो बहुत उनका बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, बट दे विल हैव माइल्ड इम्पैक्ट, ठीक है। मेजर वाले तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं, बट माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स पुट अ वेरी माइल्ड इम्पैक्ट ऑन डिक्रीजिंग द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कैफीन माइल्ड था वैसे ही माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी माइल्ड इम्पैक्ट डालते हैं। सो एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी भाई पता होना चाहिए ना हमें। तो एक एग्जाम्पल जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर के लिए हो सकता है वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल योर बारबीट्यूरेट्स। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। बारबीट्यूरेट्स या फिर हमारी जो स्लीपिंग पिल्स आती हैं, इवन स्लीपिंग पिल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर ट्रैंक्विलाइजर जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। माइनर ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल हो सकता है आपका बेंजोडायस्पिन। ओके, जो आपका बेंजोडायस्पिन होता है, व्हाट डू दे एक्चुअली डू? they try to lower the levels of anxiety, lower the levels of stress। सो उनका बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को रिड्यूस करने में, बट एक माइल्ड इम्पैक्ट तो पड़ रहा है नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम डाउन या रिड्यूस करने के लिए। ओके, सो वन ऑफ द टाइप ऑफ डिप्रेसेंट इज योर ट्रैंक्विलाइजर। Another type of depressant of course is alcohol। अल्कोहल लेने से नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग रिड्यूस हो ही जाती है ना। क्यों होती है? बिकॉज अल्कोहल जैसे ही आप लेते हो तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है गाबा। एवरीबडी विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ गाबा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 2, ठीक है। और गाबा क्या है? हमारे बॉडी का मेजर डिप्रेसेंट ही है भाई, ये तो क्लासिफाइड है। सो ऑटोमेटिकली आवर नर्वस सिस्टम्स फंक्शनिंग विल डिटीरियोरेट। एंड अनदर टाइप ऑफ डिप्रेसेंट इज नोन एज ओपिएट्स, ठीक है। ओपिएट्स का काम क्या होता है? ओपिएट्स हमारे पेन को सप्रेस करते हैं। जो पेन हमारे को अगर किसी बॉडी पार्ट में या कहीं हो रहा है, सो दे ट्राई टू सप्रेस दैट पेन। हाउ डू दे सप्रेस द पेन? दे सप्रेस द पेन बाय बाइंडिंग विद एंडोर्फिन्स। रिमेंबर एंडोर्फिन भी हमने पढ़ा था। एंडोर्फिन क्या थे? हमारे बॉडी के या हमारे नर्वस सिस्टम के नेचुरल पेन किलर सेल्स थे। नेचुरल पेन किलर्स वर एंडोर्फिन्स जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है व्हेनेवर वी हैव पेन इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। So these opiates, they bind with these endorphins and they also try to suppress the pain that a person might be feeling, जो पेन की सेंसेशन होती है, ठीक है। ओपिएट्स के फर्दर 3 टाइप्स हो सकते हैं। ओके, देयर आर 3
टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ ओपिएट्स, एक आपका ओपियम होता है. ओके, ओपियम इज मेड फ्रॉम अ प्लांट नोन एज ओपियम पॉपी. सबने ये अपने 10th 11th 12th में पढ़ा होगा. ओपियम मेड फ्रॉम प्लांट ओपियम पॉपी. अनदर ओपिएट इज नोन एज मॉर्फिन. ठीक है, मॉर्फिन को कई बार ऐसे भी रेफर किया जाता है एज गॉड्स ओन मेडिसिन. Okay, because it also tries to treat severe pain sensations. And another one is your heroin. ठीक है, heroin is very extremely addictive. So ये जो categories हैं opiates की, whether opium, morphine or heroin or alcohol or tranquilizers, major, minor, all of these things are coming under which category? They are coming under the category of being depressants. ये सारी चीजें क्या है, हमारे nervous system के functioning को reduce कर रही हैं. So stimulants are speeding up that functioning. डिप्रेसेंट्स आर रेड्यूसिंग दैट फंक्शनिंग. फिर आपके हेल्यूसिनोजेनिक्स आते हैं. ठीक है, ओके, दिस इज हेल्यूसिनोजेनिक्स. ओके, CINOGENICS. ओके, सो हेल्यूसिनोजेन्स और हेल्यूसिनोजेनिक्स ये क्या करते हैं, इनका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इतना रोल नहीं है, बट दे प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशंस. ओके, दे प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशंस. दे पुट अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन आवर बॉडी की आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है आपके अराउंड. और हेल्यूसिनेशन क्या होता है, द परसेप्शंस दैट आर फॉल्स, कि आप ऐसी चीजें देख रहे हो या सुन रहे हो जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना. कोई इंसान आपको दिखने लग जाता है पर वो तो है ही नहीं, आवाजें सुनने लग जाती हैं पर वो तो है ही नहीं. सो हेल्यूसिनोजेंस और हेल्यूसिनोजेनिक्स एक ऐसी कैटेगरी है ड्रग की जो हेल्यूसिनेशंस इंड्यूस करती हैं. अब कुछ हेल्यूसिनोजेनिक्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. ओके, दैट इज मैन मेड. मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या है, वो मैन मेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो LSD है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD. यू कैन ईदर गूगल इट और यू कैन ओपन योर सिसरेली बुक का लास्ट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर 4 एंड यू कैन लुक अप द फुल फॉर्म ऑफ LSD. ठीक है. Another manufactured hallucinogen is PCP, that is phencyclidine. Okay, phencyclidine. This is the full form of PCP. Phencyclidine. Another one is MDMA. MDMA का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, तो दो होमवर्क है, LSD का फुल फॉर्म देख के बताना है और MDMA ड्रग का फुल फॉर्म देख के बताना है. MDMA क्या करता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी डाल देता है एक इंसान के अंदर, एक्साइटेबिलिटी डाल देता है और जो उसकी इमोशनल सेंसेशंस होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ हेल्यूसिनोजेनिक्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो कि मैन मेड हैं. ठीक है, LSD हो गया, PCP, फेनसाइक्लिडीन एंड MDMA. ये सारे क्या है, ये आपकी हेल्यूसिनेशंस इंड्यूस करते हैं और ये ड्रग की ही कैटेगरी है. अब कुछ हेल्यूसिनोजेनिक्स होते हैं जो नॉन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. So here what are we doing? Hallucinogenics. We are continuing this. Okay, hallucinogenics continued. Now we talked about the manufactured categories, but there are certain non-manufactured categories also under hallucinogenics. Non-manufactured का एक ही example है हमारे पास, वो है marijuana. Marijuana क्या है, pot और weed है ना. I hope everybody have heard about these drug categories. So what is it derived from? It is derived from a plant. उस plant का नाम है क्या, cannabis sativa. ये भी पढ़ा होगा है ना. This is a plant and इस plant से, hemp plant cannabis sativa से आपका marijuana derive किया जाता है. Marijuana is mild only. ठीक है, और ये जो hemp plant की cannabis sativa की leaves होती हैं उससे marijuana को derive किया जाता है. So these are your drug categories. और याद क्या रखना है, जो जो आपको अभी स्लाइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो याद रखना है कि स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स, डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, हेल्यूसिनोजेनिक्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स. ओके, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस मच ओवर हियर. सो द लास्ट पोर्शन दैट इज देयर इन योर चैप्टर 4 इज नोन एज मेडिटेशन. अब सडनली थोड़ा आयरॉनिक है कि ड्रग्स एंड एडिक्शन एंड एवरीथिंग से हम मेडिटेशन पे आ गए, बट क्यों आ गए, बिकॉज मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्शियसनेस. मेडिटेशन होता क्या है, एक इंटेंशनल कंट्रोल ही होता है ना. आप इंटेंशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हो किसको, आप इंटेंशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हो अपने माइंड को, अपने बॉडी को,
ताकि आपका जो स्पिरिचुअल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है, इमोशनल फंक्शनिंग है, सोशल फंक्शनिंग है, वो इंक्रीज हो सके. सो मेडिटेशन इज काइंड ऑफ एन इंटेंशनल कंट्रोल दैट यू आर ट्राइंग टू डू ऑफ योर माइंड, ऑफ योर बॉडी, टू अटेन द साइकोलॉजिकल वेलबींग. कई लोग ये ड्रग्स से साइकोलॉजिकल वेलबींग अटेन करने की कोशिश करते हैं व्हेन दे फील दे हैव अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन इट, बट दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी मैकेनिज्म. मेडिटेशन से इंटेंशनल कंट्रोल इज अ हेल्दी मैकेनिज्म ऑफ कोर्स. अनदर पार्ट इज योगा. योगा इज अ काइंड ऑफ अ यूनियन. किस चीज का यूनियन? आपकी स्पिरिट का और इस यूनिवर्स की स्पिरिट का. सो यूनियन ऑफ योर बॉडी एंड ऑफ योर यूनिवर्स इज योगा. ठीक है. और योगा सिर्फ आपके बॉडी पोस्चर्स से रिलेटेड नहीं होती है. लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट योगा इज रिलेटेड टू ओनली व्हाट एक्सरसाइज पीपल डू, बट योगा इज मोर देन दैट. ओके. सो इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, तो नेट एग्जाम का जो यूनिट 1 है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, उसमें एक पोर्शन है ना, द पतंजलि अष्टांग योगाज, 8 लिम्स ऑफ योगा, इंटीग्रल योगा गिवन बाय श्री अरबिंदो. सो अगर आप उस पार्ट को पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो हाउ मच मोर योगा इज देन जस्ट बॉडी पोस्चर्स. एंड अ टाइप ऑफ मेडिटेशन इज नोन एज टीएम. टीएम का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. ठीक है. ये मेडिटेशन की एक सिर्फ टाइप ही है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसको बोला जाता है. ये हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है. जो आपका अगर कोई ड्रग अब्यूज में है, इफ समबडी स्टक इन द साइकिल ऑफ ड्रग अब्यूज, it also tries to reduce that drug abuse tendencies, and ultimately your psychological health and well-being is improved if you continuously practice transcendental meditation. ठीक है. ट्रांसेंडेंटल. ओके, दिस इज द स्पेलिंग. ऑलराइट. सो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ये फंक्शंस हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन टुडेज वीडियो. एक बारी मैं क्विक गो थ्रू करती हूँ. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. हमने हिप्नोसिस के बारे में बात किया, क्या होता है, इसके 4 स्टेप्स क्या होते हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट दीज 2 टर्म्स कि हाईली हिप्नोटाइजेबल लोग कौन होते हैं और बेसिक सजेशन इफेक्ट क्या होता है. फिर हमने हिप्नोसिस में आपकी इन 2 थ्योरीज के बारे में बात किया कि डिसोसिएशन है या हिप्नोसिस एक सोशल रोल प्लेइंग है. व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि हिप्नोसिस सच में होता है, एक डिसोसिएशन होता है हमारे माइंड के एक पार्ट का, या ये सिर्फ एक रोल प्लेइंग है या सिर्फ एक मिथ है? टेल मी योर व्यू पॉइंट्स. ओके. एंड एवरीबडी विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू पॉइंट. ओके. चलिए. Then we talked about your psychoactive drugs. इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो सकती है इनकी, और हमारे ब्रेन का क्या रोल होता है इन मेकिंग अस एडिक्ट टू दीज ड्रग्स, या जो हमारी ड्रग डिपेंडेंसी की साइकिल होती है. ठीक है. और इसमें हमने ये देखा कि ये जो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक पाथवे तो था ही, बट इन एडिशन टू देम दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व. वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड nucleus accumbens, they are also involved in the cycle. And finally we talked about your drug categories, जिसमें आपके stimulants हो सकते हैं, एम्फेटामीन, कोकेन, निकोटीन, कैफीन, जो आपकी नर्वस सिस्टम को स्पीड अप कर रहे हैं, आपको और अलर्ट महसूस कराते हैं. डिप्रेसेंट हो सकते हैं, मेजर और माइल्ड माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स. मेजर ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल हमने देखा बार्बिट्यूरेट्स या स्लीपिंग पिल्स, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को डाउन या स्लो डाउन करने के लिए. ओके. माइनर या माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर का एग्जांपल क्या है? बेंजोडाइजपीन, जिनका इम्पैक्ट है एंजाइटी की फीलिंग्स या स्ट्रेस की फीलिंग्स को थोड़ा रिड्यूस या कंट्रोल में करने के लिए. देन अल्कोहल इज आल्सो अ डिप्रेसेंट. ओपिएट्स आर आल्सो काइंड ऑफ डिप्रेसेंट, जो कि हमारे एंडोर्फिन्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और पेन की सेंसेशन को सप्रेस करते हैं. टाइप्स ऑफ ओपिएट्स, ओपियम है, मॉर्फिन है, हीरोइन है. ओके. Then we saw the hallucinogenics या hallucinogens, जो कि लेने से hallucinations induce करते हैं. कुछ manufactured hallucinogens होते हैं like your LSD, PCP, phencyclidine and MDMA. You will be telling me these full forms, है ना. और कुछ non manufactured भी होते हैं जो कि natural, जिनको हम बोल सकते हैं. So that is your marijuana, जो कि pot और weed के नाम से भी जाना जाता है, और ये mild ही होता है, mild form of drug होता है, but still it is drug, so susceptible to addiction, है ना. And the last portion we talked about was this meditation, yoga, transcendental meditation, and how these things can actually help us to attain psychological well-being and emotional well-being. Okay.
चलिए, so that is it guys, everybody, for today's video. And in today's video, congratulations, chapter 4 is complete. Okay, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है. कॉन्शियसनेस हमने कवर कर लिया है. अब आपका सैटरडे एंड संडे है, कल परसों, तो उसमें आपका क्या होमवर्क रहेगा, क्या एक्टिविटी रहेगी आपकी, दैट अभी तक जो हमने चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 स्टडी किया है, प्लीज एवरीबडी, अ ह्यूज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, रिवाइज दैट थिंग. ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाने से या कंटेंट को बढ़ा बढ़ा के कवर करने से इट विल नॉट हेल्प यू. व्हाट विल हेल्प यू इज रिविजन्स विल हेल्प यू, कि जितना पढ़ा है उसे हर हफ्ते पक्का करते जाओ, कि ये तो भाई कहीं नहीं जाने वाला मेरे मेमोरी से, अब एलटीएम में जा चुका है. ओके, सो आपको चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको कल कमेंट करना है, संडे कमेंट करना है, whenever you revise all these chapters, just put a small revised thing in the comment. ठीक है, रिवाइज या फिर एक ग्रीन टिक जो आता है, कोई भी एक ऐसा सिंबल डालो कमेंट में कि आपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिया. इट विल रियली मेक मी वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर गोइंग थ्रू दिस पाथ ऑफ रिविजन्स. ओके, चलिए, सो वील मीट ऑन मंडे नाउ. मंडे को हम आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, दैट इज लर्निंग. लर्निंग पे आई नो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस चैनल, पर बिकॉज हम लोग ये सिसरेली की सीरीज कर रहे हैं, सो आई ट्राई टू अगेन कवर ऑल ऑफ दोज पोर्शंस. और अगर जरूरत पड़ी तो आई विल ऑल्सो टेल यू गाइज टू रेफर टू ओल्ड वीडियोस, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, so until next time, keep revising, keep studying psychology, and have a very, very, very good day. Bye bye everyone, we'll meet on Monday.